तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, बिकॉज ऑफ मैं अगले कुछ दिन बिज़ी रहने वाली हूँ, क्योंकि घर में कोई प्रोग्राम है। इस वजह से मैं 4-5 वीडियो आई थिंक कोशिश करूँगी कि अभी पहले डाउनलोड कर लूँ, मतलब शूट कर लूँ वीडियो। बिकॉज़ आगे शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ अगले 3-4 दिन के लिए, बिकॉज़ थोड़ा सा बिज़ी हूँ। लेकिन आपसे वादा किया है कि पर डे 6 o'clock वीडियो आ जाएगा। तो कोशिश रहेगी कि आपको शिकायत का मौका नहीं दूँ क्योंकि मैं अपने चैनल पे आपसे कई बार वादे कर देती हूँ कि आज से करंट अफेयर्स कंटिन्यू रखेंगे। महीने 1.5 महीने मेरा चलता है, फिर मैं 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मैंने बंद कर दिया है ना। शॉर्ट नोट्स भी मुझे बंद करने पड़े थे। तो अब मेरा है कि हाँ ठीक है यार, साथ देना है बच्चों का, बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें हैं, तो इसलिए मैं अपने वादे नहीं तोड़ूंगी, है ना। इसलिए थोड़ा सा शायद एनर्जी आपको थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन क्योंकि मैंने 2 वीडियो शूट कर लिए, तीसरा मेरा वीडियो है, तो थोड़ा सा गला ऐसे डाउन हो जाता है। और फिर स्कूल्स भी होती हैं तो वहाँ थोड़ा सा थकावट हो जाती है, लेकिन करना है, मतलब करना है ना। काम तो करना पड़ेगा ना। तो शुरू करते हैं। हमने संसाधनों का विकास पढ़ लिया था, संसाधनों का हमने विभाजन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे संसाधनों का विकास। अब इसमें दे रखा है, संसाधन जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया और जिससे निम्न समस्याएं पैदा हो गई। ये कह रहा है कि संसाधन हमारे जीवन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक अच्छे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है ना। क्वालिटी लाइफ चाहिए तो भी हमारे लिए संसाधन महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव ने अपने लालच की वजह से इतना ज़्यादा संसाधनों का उपयोग कर लिया है कि संसाधन खत्म होने, मतलब बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने पैदा हो गई हैं। जैसे कि गांधी जी ने बोला था कि इतने संसाधन हैं हमारे पास कि हमारी नीड पूरी हो सके, नॉट फॉर ग्रीड, है ना। लालच के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी कभी कम नहीं पड़ेगी, लेकिन लालच के लिए हम एक पृथ्वी नहीं, ऐसी कई सारी पृथ्वियाँ ख़त्म कर देंगे, इतना हमारा लालच होता है। उन्होंने कहा था कि संसाधन हमारे पेट भरने के लिए पर्याप्त है, पेटी भरने के लिए नहीं। पेटी भरने के लिए तो ऐसी 100 पृथ्वी भी हमारे लिए कम पड़ेंगी। तो यही समस्या इन्होंने दे रखी है कि कुछ व्यक्तियों ने लालचवश संसाधनों का हास किया है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज 2 हिस्सों में बंट गया है, संसाधनहीन अर्थात अमीर तथा गरीब। संपन्न मतलब संसाधन संपन्न और संसाधनहीन। जिनके पास में संसाधन है वो अमीर कहलाते हैं और जिनके पास नहीं है वो गरीब कहलाते हैं। मतलब आप देखोगे कि यार पैसे वाले जो लोग हैं वो एक एक घर में इतने इतने एसी चल रहे हैं, है ना, और गाड़ियों में एसी चल रहे हैं, और मतलब हर जगह अपने पर्सनल जेट रखते हैं। घर में जितने सदस्य हैं उतने उनके पास कार हैं, है ना। वो और एक वो परिवार होता है, जैसे हमारे जैसे मीडियम फैमिलीज होती हैं, तो या तो घरों में एसी होता ही नहीं है, ठीक है, गांव में तो होता ही नहीं है। और आजकल चलो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी तो एसी वेसी रखते हैं अपन। तो हम क्या करते हैं कि मतलब हम जैसे होता है, मैंने देखा है कि एक ही कमरे में आके सब लोग सो जाओ, क्योंकि एसी रात को चलाना है, पूरी रात एसी चलेगा तो बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो भी उस टाइम की बात कर रही हूँ जिस टाइम एसी है अपने, ठीक है। बाकी बचपन में तो एसी वैसे थे ही नहीं, है ना। तो ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। कार में भी अपन चलते हैं तो अपन अपने पापा, और जैसे हम पापा मुझे जैसे ड्यूटी पे शुरुआत में छोड़ने आते थे, तो हम जैसे 4 बजे निकल रहे हैं, तो 4 बजे निकल रहे हैं तो 6-7 बजे तक तो गर्मी इतनी होती नहीं थी। तब तक तो पापा हल्के हल्के विंडो ही खुली रखते थे। क्यों? क्योंकि भाई एसी ऑन करेंगे तो ज़्यादा खर्च होगा, डीजल वगैरह जो भी है। तो हम लोग एक एक चीज़ को बचा के चलते हैं, और कुछ लोगों के पास अनाप शनाप संसाधन है, जिनकी लालच की वजह से सारी चीज़ें कम पड़ रही है ना। और देखते हैं तो संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति में संकट पैदा हो गया है, जिससे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि प्रदूषण या भूमि निम्नीकरण, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। ओजोन परत का हमने ख़त्म कर दिया है, जिससे पराबैंगनी किरणें धरती पे आ रही हैं। पर्यावरण प्रदूषण हद से ज़्यादा बढ़ चुका है ना। भूमि हमारी प्रदूषित हो चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए घातक हो गई हैं। ये क्रियाकलाप बच्चों के लिए आपको नहीं करने। मानव
जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों के द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है ना। मतलब ये कह रहा है कि संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। यार ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अनाप शनाप यूज़ कर रहा है और एक व्यक्ति के पास में रहने के लिए छत ही नहीं है, वो सर्दी के मारे मरा जा रहा है ना। तो हमें थोड़ा सा बंटवारा ध्यान से करना होगा ताकि सभी लोगों को ये मिल सके। इसलिए हर तरह के जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना भी बहुत ज़रूरी है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का हिस्सा है। सतत अस्तित्व मतलब हम संसाधनों का इतना ज़्यादा उपयोग नहीं कर लें कि हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ के ही नहीं जाएं। सोचो आज ही हमारे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस कम पड़ रही है तो हम अपने बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, है ना। हमारी पृथ्वी भी तो हमें मिली है तो कम से कम उससे बेहतर नहीं तो वैसी तो छोड़ के जाएं। तो सतत पोषण या विकास वही होता है कि हम संसाधनों का उतना ही यूज़ करें जितना हमें चाहिए, हम उनका दुरुपयोग ना करें ताकि भावी पीढ़ी के लिए भी हम संसाधनों को क्या कर रहे हैं, सुरक्षित रखें। सतत पोषणीय विकास, आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, मतलब पर्यावरण को एक तो नुकसान नहीं पहुंचे और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करें। मतलब हम खुद तो उपयोग करें ही लेकिन हम सोच के चलें कि हमें भविष्य के लिए भी ये बचाना है। कल वर्षों में जब 10th क्लास में सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स पढ़ा रही थी तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि वो उसमें लिखा था कि हम संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें, हम संसाधनों का मालिक नहीं बने, है ना। ऐसे नहीं सोचे कि ये हमारे संसाधन हैं, बल्कि ऐसे सोचे कि हम इनके किराएदार हैं। जैसे हम किराएदार के घर में रहते हैं और ये घर जैसा किराएदार ने हमें सौंपा है, जब हम छोड़ के जाएंगे तो उसी तरह का घर हमें लौट आना है। ये सोच के हम संसाधनों का उपयोग करें। और बहुत ही सही बात है कि हम यहाँ पे सिर्फ रेंट पे रह रहे हैं ना। इस तरह से हम सोच के चलेंगे तो हम ज़्यादा चीज़ें खराब नहीं करेंगे। रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992, दोस्तों पता नहीं कितने लाखों बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्या एम था, सब कुछ। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में, तो ब्राज़ील में है रियो डी जेनेरो, 1992 में हुआ था। इसे पृथ्वी समिट भी बोलते हैं, अर्थ समिट भी बोलते हैं, है ना, में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए, पहली बार पर्यावरण के लिए अगर कोई बड़े स्तर पर समिट थी तो वह यह थी। पर्यावरण संरक्षण की बात इसमें की गई थी। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया कि एक तो जैव विविधता को बचाए रखना है और जो ग्लोबल चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको हमें बचाना है। इस सम्मेलन पे एक घोषणा पत्र तैयार किया था। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों मतलब फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर भी सहमति जताई थी और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति दी गई थी। एक एजेंडा 21 नाम से एक प्रपत्र तैयार किया गया था जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी। और ये किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? यह पृथ्वी सम्मेलन में तैयार किया गया था। तो इस सम्मेलन में बहुत सारी चीज़ों पे बात की गई थी और एजेंडा 21 भी इसमें तैयार किया गया था। अब एजेंडा 21 क्या है? नीचे से बहुत आवाज़ें आ रही हैं। मुझे बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता है क्योंकि चुप ही नहीं होते लोग, जबकि मैंने मेरे सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं। अगर आपको थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस फील हो रहा है तो प्लीज़ यार आप सब लोग ना ईयरफोन लगा के सुन लेना, क्योंकि हम सबको चुप नहीं करा सकते, है ना, घर में और लोग रहते हैं तो अब क्या करें, है ना। और सर्दियां हैं, सर्दियों में फ़ैन वैन चलते नहीं हैं तो सारी आवाज़ें आती हैं। एजेंडा 21, एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन, पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो 1992 में रियो सम्मेलन में इसे स्वीकृत किया गया था। और UNCED, है ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एंड ई से क्या आएगा भाई? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट, पता नहीं भाई ई से क्या आएगा, अभी से मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग नीचे फुल फॉर्म लिख दीजिएगा इसकी, है ना।
अरे एनवायरनमेंट आएगा यार, मैं भूल गई, ध्यान क्या है ना नीचे जा रहा है यार। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट डिक्लेरेशन, या फिर मतलब जो भी है सम्मेलन आप बोल दो, है ना, उसमें यह स्वीकार किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना है। अगर आपसे कोई एजेंडा 21 पर 50 वर्ड्स का क्वेश्चन जैसे अपने RAS में पूछते हैं वैसा पूछ लिया जाए तो इसका उद्देश्य क्या है? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को ध्यान रखना। ये एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना है। तो हमें क्या करना है कि समान हित देखने हैं, सारे देशों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है, और जिम्मेदारियां सम्मिलित रूप से हमें समझनी होंगी। और पर्यावरण को हम जो क्षति पहुंचा रहे हैं, जो गरीबी, रोगों से निपटने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, मतलब लोकल स्तर पर भी एजेंडा 21 लागू करे। ठीक है, तो अगर एजेंडा 21 या फिर आपसे रियो डी सम्मेलन पूछा जाए तो भाई इन 2 पैराग्राफों को तो आप ऐसे के ऐसे कॉपी में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इनके एम उद्देश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, अब है संसाधन नियोजन। क्या होता है संसाधन नियोजन? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए नियोजन एक सर्वमान्य नीति है, मतलब संसाधनों का हम विवेकपूर्ण उपयोग करें, इसलिए नियोजन अपनाया जाता है। इसलिए भारत जैसे देश जहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में वह आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। ये कह रहा है कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे एक संसाधन तो बहुत सारा है लेकिन दूसरा संसाधन नहीं है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिनके पास में बहुत सारे संसाधन हैं और वो आत्मनिर्भर हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल भी संसाधन नहीं है ना। जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है, मतलब लोहा भी पाया जाता है, कोयला भी पाया जाता है, छोटा नागपुर का पठार और इनमें। जबकि अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएं तो हम जल संसाधन वहाँ पे अच्छा है लेकिन मूल विकास की कमी है, और संसाधन नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन पानी तो हमने बोला ना, नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छी ऊर्जा की संभावनाएं हैं, कल भी अपन ने बात करी थी, तो वहाँ पे जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है। राजस्थान में देखें तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास पवन और सौर ऊर्जा है, हालांकि हमारे पास पेट्रोलियम भी है, तो पवन और सौर ऊर्जा के संसाधन बहुतायत हैं, लेकिन हमारे पास में जल संसाधन नहीं है, पानी की कमी है। लद्दाख के शीत मरुस्थल और अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। मतलब लद्दाख में तो बहुत कम खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित नियोजन की आवश्यकता है। मतलब ज़रूरत है कि मतलब कुछ क्षेत्रों में हमारे संसाधन हैं, कुछ में कोई संसाधन है, कुछ में बिल्कुल भी नहीं है, तो हम इन संसाधनों का इस प्रकार से नियोजन करें कि हर एक राज्य को हर एक प्रकार के संसाधन प्राप्त हो जाएं। अब भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। संसाधन नियोजन के लिए हमें करना क्या होता है, ये बहुत पूछे जाते हैं, नेट में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। संसाधन नियोजन के लिए सोपानों को क्रम से जचाइए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इनको हम बहुत इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं आता इनको पढ़ने में, लेकिन बहुत उपयोगी है ना। देश के विभिन्न भागों में संसाधनों की पहचान करके उनकी तालिका बनाना। सबसे पहले तो ये देखें हम कि कहाँ पे कौन कौन से संसाधन हैं और उनकी एक डिटेल डेटा हम तैयार कर लें। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना है। दूसरा, संसाधन विकास की योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करना। सबसे पहले हमने संसाधन देख लिए कि कहाँ पे क्या पाया जाता है, फिर हम उनका यूज़ कैसे करेंगे, इसके लिए टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए हमारे पास में। फिर टेक्नोलॉजी, कौन सी संस्था काम करेगी, ये सब हम तैयार करेंगे। फिर है संसाधन विकास योजनाओं को संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना कि संसाधनों का विकास के लिए योजना बनाएं, साथ ही राष्ट्रीय विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनको एक साथ लेकर चलेंगे, तभी हम ठीक से उनका उपयोग कर पाएंगे। ये 3 चरण हैं संसाधन नियोजन के। स्वाधीनता के बाद भारत ने नियोजन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में पहले हमने कृषि पे जोर दिया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों पे जोर दिया, चौथी में हमने गरीबी हटाओ पे जोर दिया, फिर 5वीं 6वीं में हम जनसंख्या नियंत्रण ले आए। इसलिए हम चरण बाय चरण हम थोड़ा सा चल रहे हैं नियोजन की तरफ।
किसी भी क्षेत्र के संसाधनों की उपलब्धता के लिए आवश्यक शर्त है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा संसाधन होंगे वो राज्य उतना ही अमीर हो जाएगा, है ना। तो ये एक आवश्यक शर्त हो जाती है। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं का तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। लेकिन अगर मान लो हमारे पास में संसाधन है, जैसे और राजस्थान के पास में सौर और पवन ऊर्जा बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे पास में टेक्नोलॉजी ही नहीं है उनसे बिजली बनाने की, तो हम कैसे संसाधनों का यूज़ कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास में प्रौद्योगिकी भी होनी चाहिए उनको यूज करने के लिए। देश के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े देशों की गिनती में आते हैं, जिनके पास संसाधन है लेकिन वो पिछड़े हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इसके विपरीत कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जहाँ पे संसाधन कम है लेकिन वो आर्थिक रूप से विकसित है। क्योंकि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास थोड़े कम संसाधन भी है ना, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप करके उन संसाधनों का भी अच्छा खासा उपयोग कर लिया, इसलिए वो क्या हो गए, विकसित हो गए। आगे चलते हैं। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के मुख्य आकर्षण रहे। मतलब उपनिवेश काल में भी जहाँ पे संसाधन अच्छे थे वहीं पे विदेशियों ने आक्रमण ज़्यादा किया। ठीक है, पाठ यही चल रहा है क्या भाई? कितना बच गया? ओ हो, बहुत बड़ा पार्ट है भाई ये, बहुत बड़ा। 2-3 दिन लगेंगे, मुझे लगा थोड़ा सा ही बाकी है बट बहुत बड़ा है। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया। हमें पता है इंग्लैंड ने हमारे संसाधनों का बहुत शोषण किया था और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी भी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ पे उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। मतलब हमारे पास जो संसाधन है उसका हम सही से उपयोग कर सकें। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत के विकास सामान्यतः संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। अब हम पढ़ते हैं संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपभोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई हैं। अगर संसाधनों का हम मिसयूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उससे कई सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं और इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के चिंता का विषय रहा। उदाहरण के लिए गांधी जी ने हमारे संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की कि हमारे पास में हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर जन समुदाय के द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। आपको पता है गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया था कि हम कम चीज़ें यूज़ करके भी हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। जो लोग पैसे वाले हैं वो उनकी खुद की संपत्ति नहीं है, वो अपने आप को ट्रस्टी समझे, है ना, लोगों की संपत्ति का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी, सबसे पहले जो संसाधन संरक्षण की बात की थी। तत्पश्चात 1974 में शुमशेर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की और 1987 में ब्रुंडटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला जो ब्रुंडटलैंड ये सम्मेलन है ये किससे संबंधित है, तो संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। और संसाधन संरक्षण की वकालत की इस रिपोर्ट के बाद में हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित हुई और इस संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा किया गया। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब नीचे से बहुत आवाज़ें आ रही है। मैं आपको पढ़ाना चाहती थी बट अब हम कल इसे कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज़ आप लोग भी, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा शायद शोर आप लोगों को सुन रहा है, नहीं सुन रहा, लेकिन मैं नहीं पढ़ा पा रही इस शोर में, तो बाकी कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।